दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में सारंग स्टडी में। आज मैं JNU MSc केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन लेके आया हूं 2018 का। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पूछा है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है इतना, मतलब कि इथेनॉल डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है C2H5OH के लिए कितनी दी हुई है आपकी 1372 दी हुई है किलो जूल। यूनिट का हमेशा बहुत ध्यान रखेंगे आप, किलो जूल पर मोल दी हुई है। अब उसके बाद हाउ मच हीट वुड बी लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ 20 ग्राम ऑफ सैंपल। ये सैंपल दिया हुआ है, ठीक। अब इसका पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। तो इसका मोलर मास जो होता है, इसका मोलर मास आप निकालेंगे तो इसका होता है 46 ग्राम मोलर मास होता है। इसका 46 मोलर मास अगर दे रहा है 372 किलो जूल पर मोल हीट ऑफ कंबशन है, तो 20 ग्राम सैंपल का कितना होगा। तो यहाँ पे 1 ग्राम का पहले आप निकाल लीजिए 1372/46, देन 20 ग्राम का आप निकाल लेंगे तो 1372/46 इंटू 20। तो ये आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा 596.52 किलो जूल पर मोल, विच इज़ नियरली इक्वल्स टू व्हाट। आपका आंसर हो जाएगा 597 किलो जूल। फर्स्ट का डी हो आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसका सेकंड पूछा है द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 32। हाफ लाइफ दिया हुआ टी हाफ 32 सेकेंड दिया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। व्हाट वाज द ओरिजिनल कंसंट्रेशन। ओरिजिनल कंसंट्रेशन को हम NO मान लेते हैं, ये निकालना है, ठीक। ओरिजिनल कंसंट्रेशन मतलब टाइम जब जीरो हो। इफ़ आफ्टर 2 मिनट, मतलब जब टी की वैल्यू 2 मिनट दी हुई है तब उस पर जो हमारा कंसंट्रेशन NT है, मतलब कि टाइम टी के बाद हमारा कंसंट्रेशन कितना बचता है 0.062 इतना बचता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ के फॉर्मूला पता है, टी हाफ इज इक्वल 0.693/K, ये पता है। तो यहाँ से हम लोग K की वैल्यू रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो रेट कांस्टेंट जब निकालेंगे टू 0.693/टी हाफ की वैल्यू 32, देन दिस विल बिकम व्हाट। ये वैल्यू आपकी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फिर उसके बाद हमको पता है कि K इज इक्वल्स टू 2.303/T log NO/NT होता है, फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ओके। जहाँ पर हमको वैल्यूज़ दी हैं, K की वैल्यू हमारी आई है 0.693/32 इज इक्वल्स टू 2.303। T की वैल्यू हमारी कितनी है 2 मिनट। 2 मिनट को आप सेकेंड में चेंज करो 2 × 60 हो जाएगा। फिर log NO की वैल्यू हमें निकालना है और NT की वैल्यू आप जो है दी हुई है, कितनी दी हुई है, सॉरी NT की वैल्यू दी हुई है 0.062 दी हुई है। तो यहाँ से आप आराम से NO की वैल्यू निकाल सकते हो। आप इसको करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक। इसका आप कर लोगे। फिर उसके बाद थर्ड है व्हेन अ सैंपल ऑफ 1 मोल ऑफ अर्गन, 1 मोल ऑफ अर्गन रिगार्डेड हियर एज अ परफेक्ट गैस, मतलब आइडियल गैस की तरह, अंडरगोज एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन बोला है। वी नो दैट जब आइसोथर्मल बोला मतलब कि टी कांस्टेंट, सबसे पहले यहीं से देखो आइसो एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब टी कांस्टेंट है, टी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब 293 केल्विन होंगे, ठीक। फ्रॉम V1 इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर क्यूब टू V2 इज इक्वल्स टू 30 डेसीमीटर क्यूब। अब वर्क डन निकालना। आप पहले जान लो कि आइसो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क डन होता है। और सिस्टम द्वारा जब भी वर्क डन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग क्या जानते हैं कि हीट क्यों देते हैं, तो डेल्टा U + W होता है। हियर डेल्टा U 0 हो जाएगा और हियर ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो Q इज इक्वल्स टू W हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ देखो W फॉर्मूला होता है 2.303 nRT log V2/V1 होता है। बस आप इसी क्या करिए, पुट कर दीजिए W इज इक्वल्स टू, प्लस क्यों रहेगा बता दिया कि क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है इसलिए प्लस रहेगा। यहाँ इसमें हम लोग देख लेंगे 2.303, 1 मोल बोला है तो 1 इंटू R 8.314 इंटू टी की वैल्यू 293 दी हुई है इंटू लॉग V2/V1। तो V2 दिया हुआ है आपका 30/10, V2/V1 2.303 nRT log V2/V1।
V1 ये आपका निकल आया पूरा का पूरा, यहाँ से W आपका निकल आएगा। अब W का यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका आंसर है 2.2670 जूल समथिंग आएगा। तो इसको जब चेंज करोगे तो 2.68 किलो जूल भी आप इसको लिख सकते हो। दैट इज़ द डी आंसर, डी आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, फोर्थ क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ के फॉर द रेट लॉ कांस्टेंट। अब देखो रेट लॉ कांस्टेंट व्हेन द कांस्टेंट, अब देखो यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला जिसको पता है वही कर पाएगा। यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला क्या होता है कि मोल लीटर इनवर्स की होल पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, जहाँ पे एन क्या है, ऑर्डर, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और मोल लीटर क्या है, इन्वर्स, मोल लीटर इन्वर्स 1 माइनस एन सेकेंड इन्वर्स हो गया। यूनिट ऑफ के अब यहाँ निकाल लो, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 213, एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 3 यहाँ रख दो, तो मोल लीटर इन्वर्स 1 माइनस 3 सेकेंड इन्वर्स, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मोल की पावर -2 लीटर की पावर +2 सेकेंड। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया आंसर नंबर डी, आंसर डी हो गया। फिफ्थ देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, फिफ्थ बढ़िया क्वेश्चन है। अ कंप्रेसर कूल्स ऑफ, मतलब इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम करते हैं। देखो अ कंप्रेसर कूल्स अ रेफ्रिजरेटर विच डिस्कार्ड, और हाँ जो अगर इसको दूसरे, मैं एक मेथड बताऊंगा, जो अगर इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं और आंसर आ रहा है तो उनका भी सही है, क्योंकि इसके लगाने के मेथड आप इसको थर्मोडायनेमिक्स के उससे भी देख सकते हो और क्वांटम के उससे भी देख सकते हो, तो ये दोनों के स्ट्रेटजीज से हो जाएगा। अ कंप्रेसर कूल्स रेफ्रिजरेटर विच डिस्कार्ड हीट टू सराउंडिंग एट 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि सराउंडिंग में हीट जो है कितने डिग्री सेल्सियस देता है, 30 डिग्री सेल्सियस से देता है। द कंप्रेसर इज डिजाइन फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पावर, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पावर कितने हैं, 100 वाट जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पावर उसको दी जा रही है, इसको दी जा रही है। हीट लोड ऑन द रेफ्रिजरेटर इज़ 375 वाट, 375 वाट जो है हीट जनरेट कर रहा है, और द मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेंटेन दिस रेफ्रिजरेटर में कितना मिनिमम टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा, पहले से मेंटेन रहेगा। तो हमको पता है, देखो हमको पता है, हमने एक सिस्टम ले लिया यहाँ, जैसे यही लिया है सिस्टम, यही सिस्टम लिया है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि 100 वाट हीट जो है डिज़ाइन कर रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पावर, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पावर इसको 100 वाट दी जा रही है पर सेकेंड, हमने मान लिया, तो मतलब मान लिया हमने कि 100 वाट जो पावर दी जा रही थी पर सेकेंड, उसका मतलब 100 जूल इसको एनर्जी दी जा रही है, ठीक, एनर्जी दी 1 सेकेंड की अगर हम बात करें। फिर उसके बाद अगर T2 टेम्परेचर वो होता है जो सिंक का टेम्परेचर होता है, तो सिंक का टेम्परेचर 30 डिग्री वो क्या कर रहा है, जा रहा है, 30 डिग्री जा रहा है, तो 30 डिग्री सेल्सियस वो वहाँ से हटा रहा है, और T1 टेम्परेचर हमको निकालना है जो मेंटेन रहता है बॉडी में, और Q1 जो हीट लोड है रेफ्रिजरेटर पे वो 375 जूल हमने मान लिया, 1 सेकेंड के लिए उसको मान लिया, तो Q1 हो गया। अब हम लोग ईटा का फॉर्मूला यहाँ लगा देता हूँ। हम लोग ईटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या, W अपॉन Q, ये हम लोग जानते हैं, मतलब कि कितना वर्क हुआ और अपॉन हीट। तो यहाँ पे देखो Q2 माइनस Q1 से हम लोग वो निकालते थे, Q2 माइनस Q1 से निकालते थे हम लोग, Q2 माइनस Q1 से W निकालते थे। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पर हमको W दे रखा है कि इतना जूल वो क्या दे रहा है, वर्क कर रहा है इतना जूल। द कंप्रेसर इज डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक वर्क, वो कर रहा है, इलेक्ट्रिक पावर, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पावर वो कर दे रहा है, मतलब कि ये W क्या दे रहा है, वो W दे रहा है, इतना W दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये W अगर हमको दे रखा है कितना, 100 जूल W दे रखा है, ठीक, 100 वाट को 1 सेकंड के लिए हमने जूल मान लिया, ठीक। अब Q2 माइनस Q1 जो होता है वो W के बराबर होता है, इक्वल टू 100 जूल हो गया। अब वी नो दैट कि Q1 हीट जो है वो 375 जूल हमको दे रखी है, कि Q1 हीट जो ये सिस्टम को जो हीट दी जा रही है सोर्स के द्वारा वो है ये 375, तो Q2 इज इक्वल्स टू 375 प्लस 100 जूल हो गया, तो ये हो गया 475 Q2 हो गया, ये Q2 475 हो गया, ठीक, 475 Q2 हो गया। अब देखो, अब वी नो दैट कि T2 हमें 30 डिग्री सेल्सियस दिया। अब देखो दिस इज इक्वल्स टू
अब T2 माइनस T1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1। ईटा तो दोनों का सेम रहता है ना, तो यहाँ से निकाल लो। अब देखो यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ से आप इसको देख सकते हो कि ये देखो T2 हमारा दिया 30 को हमने मान लिया, तो 30 को केल्विन में चेंज ना करो तो ऐसे ही केल्विन में चेंज कर लो, तो 273 और 303 माइनस T1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 की वैल्यू हमें दी थी 100 अपॉन Q1 की वैल्यू 375। Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, Q1 की वैल्यू हो गई हमारे लिए कितनी 375 हो गई, 375 हो गई। ओके, यहाँ से आप अब क्या करोगे, यहाँ से आप आराम से आप निकाल लोगे, तो T1 दिस इज इक्वल्स टू दिस इज गोज टू व्हाट, इसको अगर आप चेंज करो तो यहाँ से आ जाएगा 303 इंटू 375 माइनस T1 375 इज इक्वल्स टू 100 T1 ये हो गया। ये इधर जाएगा 303, इसको इधर ले लो, तो ये आ जाएगा 303 इंटू 375 इज इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा तो 475 T1 हो गया। तो T1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 303 इंटू 375 डिवाइडेड बाई 475। तो T1 की वैल्यू जो आपकी अप्रॉक्स आएगी केल्विन में वो आएगी 239.14। दिस इज़ अप्रॉक्स कितनी आएगी 239.14 आएगी। इसको जब आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस चेंज करोगे तो आप क्या करते हो कि 273 से कम है, तो 239 को 0.14 को जब 273 से माइनस करोगे तो आएगा -33.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर हो गया डी इज़ द आंसर, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था और कुछ नहीं करना था। -33.8 डिग्री सेल्सियस आएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये आपकी जो है हीट ये दी जा रही थी सिस्टम को, जिसको हमने W मान लिया कि वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन ये कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक पावर मैक्सिमम वर्क डन W इतना कर रहा है। और हीट लोड जो इस पर पड़ रहा है, ये हीट लोड इसीलिए लिखा है ये क्यों है, ये Q1 जो हीट लोड पड़ रहा है वो 375 का पड़ रहा है, तो Q2 हीट लोड जो हो जाएगा वो 475 यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्योंकि वर्क हमको पता है और Q2 माइनस Q1 होता है, क्योंकि ईटा से हमको पता है W अपॉन Q1 होता है, ठीक, W अपॉन Q1 होता है। फिर वहाँ से हमने निकाल, फिर ईटा के दोनों फॉर्मूले को हमने वो कर दिया, जब हमारा Q2 निकल आया तो ईटा के दोनों फॉर्मूला, ये तो Q2 केवल आपको समझाने के लिए निकाला है, नहीं तो Q2 माइनस Q1 मैं W डायरेक्ट बता देता 100 रख देता, लेकिन समझाने के लिए। तो ये ईटा दोनों को रखते हैं, और दोनों का ईटा जैसे हमने यहाँ रखा तो ये वैल्यू निकल के आई 239 केल्विन निकल के आई। और 239 केल्विन के बाद हमने उसको जैसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए वो आ गया ये। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक। अगला इफ़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस्ड मास इतना दिया हुआ है, ठीक, हैविंग अ फोर्स कांस्टेंट इतना दिया है, रोटेट 10 टू द पावर 12 टाइम्स पर सेकेंड रोटेट करता है, मतलब कि एक सेकेंड में कितने रोटेशन कर रहा है वो 10 टू द पावर 12 रोटेशन कर रहा है, ठीक। देन द नंबर ऑफ फुल वाइब्रेशन मतलब एक रोटेशन की ही बात कर रहा है, फुल वाइब्रेशन एक रोटेशन में ही तो एक वाइब्रेशन होगा। द मॉलिक्यूल कैन अंडरगो ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ रोटेशन, एक साइकिल ऑफ रोटेशन, यहाँ कितने 10 टू द पावर 12 साइकिल ऑफ रोटेशन है, ये समझ लो एक सेकेंड में। तो यहाँ पूछा है कि द नंबर ऑफ फुल वाइब्रेशन द मॉलिक्यूल कैन अंडरगो ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ रोटेशन, एक साइकिल ऑफ रोटेशन वो कितने नंबर ऑफ फुल वाइब्रेशंस करेगा। तो यहाँ से अब देखो निकालो। अब सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते कि वेव नंबर इक्वल टू 1/2 पाई √k अपॉन म्यू होता है। वेव नंबर जो होता है वो होता है वेव नंबर जो होता है, मतलब वेव नंबर का मतलब हुआ आपका 1/λ, ठीक, 1/2 पाई √k अपॉन म्यू, जहाँ पे k क्या है फोर्स कांस्टेंट है, म्यू जो है रिड्यूस्ड मास है। जब इसको रखोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा, ये वेव नंबर आ जाएगा। और ये वेव नंबर आ गया। अब ये वेव नंबर क्या आ गया, वेव नंबर इनका मतलब हुआ कि आपका ये कितने साइकिल्स हुए, कितने साइकिल अब निकालना है हमें, नंबर ऑफ फुल वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल कैन अंडरगोज ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ रोटेशन। तो ये इससे जो वैल्यू रखोगे तो वेव नंबर आएगा आपका 3.084 इंटू 10 टू द पावर 13 वैल्यू रख के देख लेना, ठीक। अब ये इतनी वैल्यू आ गई वेव नंबर की। ये वेव नंबर क्या है कि कितने वेव्स के नंबर हुए,
कितने वेव्स के नंबर हुए इतने में। अब 10⁻12 टाइम्स वो 1 सेकेंड में कर रहा है, 10⁻12 रोटेशन वो 1 सेकेंड में कर रहा है, 1 सेकेंड में कर रहा है। तो नंबर ऑफ फुल वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ रोटेशन, तो 1 साइकिल ऑफ रोटेशन के लिए ये कितना टाइम लेगा, 1/10⁻12 लेगा। एक रोटेशन के लिए कितना समय लेगा, एक रोटेशन के लिए ये कितना समय लेगा, 1/10⁻12 टाइम लेगा। ठीक, ये एक रोटेशन के लिए कितना समय लेगा, 1/10⁻12 टाइम लेगा, 10⁻12 टाइम लेगा। अब ये 1 रोटेशन के लिए इतना टाइम ले रहा है, तो वो पूरे एक साइकिल के रोटेशन के वाइब्रेशन के लिए आप इसको एक रोटेशन में ये जितना समय लेता है उसको इसको इंटू कर दो, तो आपका निकल आएगा 3.084 इंटू 10⁻13 अपॉन 10⁻12, तो ये आपका आएगा अप्रॉक्स 30 आपका आंसर हो जाएगा, 30 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिक नहीं थी। अब उसके बाद 7th क्वेश्चन आते हैं। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस जब देख रहे हैं, H+ आयंस आर एक्यूमुलेटेड मोर देन Na+ आयन एट कैथोड बिकॉज, देखो H+ आयंस जो होंगे वो ज़्यादा एक्यूमुलेटेड होंगे। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया है, ये मैंने बना रखा है पहले से, NaCl भी है इसमें और इसमें H2O भी है जिसके H+ और OH- आयन भी हैं। H+ आयन जो हैं वो कैथोड पे ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है, मतलब कि यहाँ पर जो है H+ आयन जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है। ये कह रहा है कि H+ आयन जो है वहाँ पर क्या है, वो ज़्यादा एक्यूमुलेटेड हैं। ठीक, इसलिए जो है अब देखो हमें पता है, अगर आपने ये रिडक्शन स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की एक टेबल देखी हो, तो उसमें क्या होता है कि Na+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, Na+ का जो मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा निगेटिव होता है, वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए वो दूसरे का रिडक्शन कराता है और खुद का ऑक्सीडेशन करा देता है, और खुद ऑक्सीडाइज्ड होने की वजह से वो कैथोड के पास उतना नहीं टिक पाता, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इसका मतलब कि वो डिस्चार्ज हो जाता है, यहाँ जुड़ेगा तो Na+, लेकिन वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। इसलिए डिस्चार्जिंग ऑफ H+ इज़ लेस देन डिस्चार्जिंग ऑफ Na+। Na+ का डिस्चार्जिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक, ये जुड़ेगा तो Na+ यहाँ के कैथोड पे, लेकिन वो डिस्चार्ज हो जाएगा ऑक्सीडेशन करने की वजह से खुद का। अब देखते हैं आगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर फ्रॉम, ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है कि आपका I दे रखा है 10 एम्पेयर, ठीक, फिर वोल्टेज V दे रखा है 12 वोल्ट और टाइम दे रखा है 300 सेकेंड। अब एनर्जी सप्लाइड पूछा है, हीट के फॉर्म में एनर्जी कैसे, तो H इज टू VIT, वी नो दैट H इज इक्वल्स टू VIT, तो V इज इक्वल्स टू आपका 12 दिया, I 10 दिया है और ये 300 दिया हुआ है, 12 3 जा 36, तो 3 और 0 लगा दो, 1 2 3, तो दिस विल बिकम्स 36 किलो जूल। ए आपका आंसर हो जाएगा 36 किलो जूल। अब देखिए ये नाइन्थ ठीक क्वेश्चन है। नाइन्थ में अगर आपने बफर सोल्यूशन का एक फॉर्मूला पढ़ा हो, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये एसिड का पढ़ा होगा। और दूसरा फॉर्मूला इसी में पढ़ा होगा आपने, POH इज इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप आराम से कर लोगे। अब देखो इसमें एक और फॉर्मूला क्या होगा, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 होता है, ये भी आपको पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ से आप यहाँ देखो आपको क्या क्या देख रहा है, PKNH4 दे रखा है, मतलब कि आपका PKB दे रखा है, आपको pH निकालना, pH 10 है और ये मोलर रेशियो इनका निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको pH की वैल्यू दे रखी है 10, pH की वैल्यू यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि ये सॉल्ट है और ये क्या है, बेस है। ठीक, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। अब देखो कैसे यूज़ करेंगे कि pH इज इक्वल्स टू क्या होता है, 14 माइनस POH, तो POH की वैल्यू क्या हो जाएगी, POH की वैल्यू यहाँ से रखो तो 14 माइनस PH हो जाएगी। और PH की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है हमको, यहाँ से रखोगे तो 14 माइनस PH हो जाएगी, और इस फॉर्मूले में फिर रखोगे तो PH की वैल्यू 14 माइनस 10 हो जाएगी। PKB की वैल्यू 9.26 दे रखी है प्लस लॉग
सॉल्ट क्या दे रखा है, NH4Cl सॉल्ट है अपॉन NH3। अब यहाँ से देखो निकालो, ये 4 हो गया माइनस 9.26 हो गया इक्वल्स टू लॉग NH4Cl अपॉन NH3। जब निकालोगे आप तो यहाँ आएगा लगभग आपका आ गया माइनस ये समथिंग आएगा 5.26 -5.26 आया विच इज़ इक्वल्स टू लॉग NH4Cl अपॉन NH3 आया। और जब आप इसको जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो आपका समथिंग देखिए कितना आना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मान लो इसको जब सॉल्व करोगे, देखिए आप इसको जो है सॉल्व करके, कैलकुलेशन ये बड़ा है इसलिए मैं नहीं करूँगा, इसको आप सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या है। वैसे इसका आंसर मैं बता दूं कि मैंने सॉल्व जब किया था तो इन तीनों में से कोई नहीं मिल रहा था, यहाँ पे नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन आएगा। ठीक, तो कैसे करना है ये आपने देख लिया कि pH इज इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला होता है, ये 2 फॉर्मूले होते हैं, ये 3 फॉर्मूले होते हैं, तो इन्हीं 3 के फॉर्मूले के यूज़ से आप इसको आराम से निकाल लोगे। फिर इसका 10th क्वेश्चन क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम पोटेंशियल मेटल सरफेस ऑफ एन इंसिडेंट लाइट ऑफ इतने वेवलेंथ दिया है। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ दी है, मतलब कि लैम्डा नॉट दिया है 325 नैनोमीटर दे रखा है। ठीक, विल बी हाउ मच। अब यहाँ मुझसे क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्ट हो रहा है पोटेशियम मेटल से, गिवन दैट वेवलेंथ ऑफ द पोटेशियम मेटल, गिवन दैट नहीं लैम्डा की वैल्यू दी है, लैम्डा नॉट की वैल्यू ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू दी है 564 नैनोमीटर। अब देखो यहाँ पे हमको आइंस्टाइन इक्वेशन से पता है। देखो यहाँ पहले क्वेश्चन समझो कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक, इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इंसिडेंट लाइट है ये, जिसकी वेवलेंथ है 325 नैनोमीटर है, और ही विल हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से जो कि एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी हो, जिसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई। तो हमको पता है आइंस्टाइन का फॉर्मूला हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच सी लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट। एच सी बाई लैम्डा होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो 6.626 आप इसको आराम से निकाल लो, इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपकी है 325 माइनस 1 अपॉन 564 इंटू 10 टू द पावर दिस इज़ 9, -9 होता है, ऊपर गया 9 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 6.626 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 और 1 अपॉन 325 माइनस 1 अपॉन 564। तो इसको भी अब आप आगे जो है इसको कर लीजिएगा। वैसे इसमें आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ। इसमें आंसर आएगा आपका 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, और जो कि किसी से नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। 11th में क्या पूछा है, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ PbBr2। अब ये भी एकदम सरल क्वेश्चन है, भी आपने पढ़ा होगा। मोलर सॉल्युबिलिटी दी हुई है, मोलर सॉल्युबिलिटी में यानी S दी हुई है, यहाँ कर रहा हूँ मैं, S दी हुई है 2.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। मिनट दूसरी पेन ले लेता हूँ। ये दे रखी है, S आपकी दे रखी है मोलर सॉल्युबिलिटी इतने की एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अब हमें क्या निकालना है कि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, KSP निकालना है। हमें क्या निकालना है, KSP निकालना है। अब वी नो दैट कि PbBr2 है, तो हमें पता है कि PbBr2 जो होता है वो जब इक्विलिब्रियम टूटता है तो Pb2 प्लस 2Br माइनस होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 2S। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP क्या हो जाएगा, S इंटू 2S का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 चार्ज है, यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे दो है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4S क्यूब हो जाएगा। दिस इज बिकम 4S क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लो 4S क्यूब, S की वैल्यू दी है, 4S क्यूब निकाल लो। तो KSP बिकम 4 इंटू 2.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल क्यूब विच इज़ बिकम, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 4.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8।
तो सी विल बी द आंसर। देखो अब 12th क्वेश्चन है, इफ़ अ लाइट सोर्स इमिट्स रेडिएशन एट इतने इतने नैनोमीटर, तो लेमडा की वैल्यू दी हुई है 337 नैनोमीटर दी हुई है। एट आउटपुट पावर पी की वैल्यू 1 मिली वोल्ट दी हुई है। देन द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। ठीक, इमिटेड पर सेकंड कह दिया, मतलब कि एक सेकंड में ये पावर इतनी है, मतलब कि एक सेकंड की पावर मतलब कि 1 × 10⁻³ जूल हो गया, ये एनर्जी हो गई। एक सेकंड की एनर्जी हो गई, ये एक सेकंड की एनर्जी हो गई। एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर हो जाता है अगर एक सेकंड की बात करें। ठीक, तो यहाँ पे हमको पता है E इज इक्वल्स टू NH न्यू होता है। E इज इक्वल्स टू वेयर N, यही आपको निकालना है, N नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है जो इमिटेड हुई है। E की वैल्यू दी है 10⁻³ जूल। N हमें निकालना है, H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 होता है। ठीक, इंटू H हो गया न्यू की वैल्यू नहीं है तो न्यू इज इक्वल्स टू C बाई लेमडा होता है। C की वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁸ होता है इलेक्ट्रॉन, अपॉन 3.37 इंटू 10⁻⁹ होता है। तो यहाँ से जब आप N की वैल्यू निकालोगे तो अप्रॉक्स आपका आएगा, मैंने निकाल रखा है, मैं आपको बता देता हूँ, 1.75 इंटू 10⁻15 आएगा। 1.75 इंटू 10⁻15 विच इज़ अप्रॉक्सली इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻15 के इक्वल है, C के इक्वल है। ठीक, फिर उसके बाद 13 क्या है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन डेल्टा G0। ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है। डेल्टा G0 की वैल्यू दे रखी है -41.8 किलो जूल दे रखी है, और टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक, 373 केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखो कि डेल्टा हमको पता है, डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू -2.303 nRT लॉग के होता है, के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हमारा डेल्टा G0 की वैल्यू -41.8 इंटू 10⁻³ किलो जूल का आप बहुत ध्यान रखेंगे यूनिट्स का, यहीं गड़बड़ी कर देते हैं लड़के। ठीक, इंटू nRT, n की वैल्यू अगर n कुछ नहीं दे रखा है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन तो n की वैल्यू 1 रख देंगे। r की वैल्यू 8.314 इंटू t की वैल्यू 373 हो जाएगी, 373। देन और ये हो जाएगा log k, तो log k ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। log k इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो आएगी, देन log के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 5 अब इसको 5.853 तो के इक्विलिब्रियम जो आ जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा 7.1 इंटू 10⁻5 7.1 इंटू 10⁻5, देन द बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो, हाँ 14th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 14th क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, जिसको ये पांचों चीज़ों का स्ट्रक्चर मालूम नहीं होगा वो गेस नहीं कर सकता क्या आंसर होगा इसका। तो सबसे पहले मैं सबका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, हमें पता है। ये हो गया एनिलीन का स्ट्रक्चर, ये हो गया पीरिडीन का स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा। ये पीरिडीन का स्ट्रक्चर हो गया, पीरिडीन का स्ट्रक्चर ही हो गया। इथिलामाइन का स्ट्रक्चर जानते हैं आप लोग, CH3 CH2 NH2। ठीक, अब उसके बाद इथेनामाइडीन का इथ से पता चल रहा है कि 2 कार्बन। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, दिस इज NH2, ठीक, दिस इज NH2, दिस इज डबल बॉन्ड NH एंड दिस इज CH3। तो ये हो गया इथिल ये हो गया इथिल एमाइन हो गया था, और ये हो गया आपका इथेनामाइडीन हो गया। और ग्वानिडाइन आप ऐसे गेस नहीं कर सकते, इसको तो ऐसे गेस कर सकते। ग्वानिडाइन का जिसको पता है तो C, इसमें तीन N बॉन्ड लगे रहेंगे। ठीक, ये हो गया ग्वानिडाइन।
तो अब देखो, अब आप जो है आराम से बता सकते हो कौन सी किसकी बेसिसिटी है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पता चल गया। अब जो है मुझे नहीं लगता कि कोई बेसिसिटी बनाने में कोई दिक्कत है। नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन ज़्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने की, मतलब कि जो प्रोटॉन आएगा वही, मतलब बेसिसिटी इसी तरह तो वो करते हैं ना कि प्रोटॉन जो है, जिसके पास प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन जब आएगा इनके पास, तो मतलब उसके पास उसको देने के लिए इलेक्ट्रॉन इनके पास होना चाहिए। तो इनके पास जो है 3 जगह से इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी इनकी होगी। फिर यहाँ प्रोटॉन आएगा तो इनके पास 2 जगह से देने के लिए है, तो सबसे ज़्यादा फिर इनकी हो गई। मतलब कि फ्री नाइट्रोजन लोन पेयर होना चाहिए, और इसमें भी फ्री नाइट्रोजन लोन पेयर, क्योंकि ये जो है लगातार इनका जो है क्या बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये इसकी ज़्यादा होगी, तो 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो, ये घट से क्या करेगा कि यहाँ से ये रेजोनेंस में तुरंत पार्टिसिपेट कर जाता है, इसके तुरंत फ्रीली नहीं रहते, इसके फ्रीली नहीं रहते, लेकिन इसके जो होते हैं वो फ्रीली रहते हैं कुछ देर तक। तो ये हो जाएगा 4th, देन हो जाएगा 5th। तो ये जैसे दिया हुआ है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका ग्वानिन, देखो ग्वानिडीन सबसे ज़्यादा इसमें है, फिर इथिल एमाइन को कह दिया, नहीं ये गलत है, ये सही है, ये सही है आपका, ये सही है आपका, ये ए आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद अभी मैं आपको 15, 16, 17 18 कराता हूँ, तब तक 19 और 20 करते हैं। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने एक बता रखा है कि बेस की प्रेजेंस जब भी रहेगी, बेस की प्रेजेंस किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर बेस की प्रेजेंस दे दी है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बेस की प्रेजेंस उसने दे दी, तो मतलब है कि जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो सबसे पहले निकलेगा, जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा। तो आपका जब बेस की प्रेजेंस रहेगी, यहाँ पर बेस की प्रेजेंस जैसे ही करेगी, तो यहाँ पर अब ये बेस का काम देखो ख़त्म हो गया, ठीक, यहाँ से अब बेस का काम ख़त्म हो गया, ठीक। तो ये हो गया CO-, ठीक। अब देखो ये हो गया। अब उसके बाद जब Na, Na2 और HCl जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो वी नो दैट कि ये जाता है, कि ये जाएगा आपका, ये आपका जाएगा, तो यहाँ से कुछ ऐसे बनाएगा कि यहाँ से N2+ बन जाएगा, N2+ कर दो और Cl- कर दो जाए, ये बना देगा, ठीक। जब आपका Na2 और HCl से रिएक्शन होती है, अब यहाँ से Cl- की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, Cl- हम निकाल ही देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से हमने क्या कर दिया, Cl- निकाल दी। अब यहाँ से N2+, वी नो दैट कि N2+ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से भगा देंगे, तो ये तुरंत हो जाएगा। और ये जो है क्या है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये भी अपना, ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे के यहाँ से निकल जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे के यहाँ से निकला, तो आपका क्या हो गया कि ये यहाँ प्लस चार्ज हो गया जब इसने इसको दिया, और ये इसको दिया, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारा बन गया वो बन गया ये हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट बन गया। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मतलब कि आपका आंसर ये तो बी हो सकता है और या तो ई हो सकता है। अब देखो ये आंसर बी हो सकता है या तो ई हो सकता है। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा आगे। अब देखो जिसने डाई-एल्डर रिएक्शन पढ़ी है, इसके बाद जिसने डाई-एल्डर रिएक्शन पढ़ी है, तो डाई-एल्डर रिएक्शन हमने पढ़ रखी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखो डाई-एल्डर रिएक्शन में क्या होता था, ये डी बी डाई-एल्डर रिएक्शन कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी हमें। ये ऐसे हो जाता है, ठीक। अब ये देखो, ये यहाँ से ये लगा हुआ है तो ये यहाँ लग जाएगा और दिस विल बिकम्स ऑफ दिस। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, मतलब कि ये बी प्रोडक्ट हो गया, ये बी प्रोडक्ट हो गया ये। तो मतलब कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब देखो ये देखो रिएक्शन ऑफ फेनिल एसीटेट विद एनहाइड्रस AlCl3 जनरेट। अब फेनिल एसीटेट का ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये हो गया स्ट्रक्चर फेनिल एसीटेट का। देखो फेनिल एसीटेट का स्ट्रक्चर ये है, फेनिल एसीटेट ये फेनिल एसीटेट का स्ट्रक्चर है। देखो फेनिल एसीटेट क्या है, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, फेनिल एसीटेट, ठीक। फेनिल एसीटेट क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये देता है, ठीक। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा। ठीक, ऑर्थो और पैरा ही प्रोडक्ट। 15th क्वेश्चन जो है उसमें पूछा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रो पर ऑक्साइड, जो आपका दे रखा है, क्या दे रखा है कि ये बेंजीन रिंग दे रखी है, देन दैट ऑफ आपका ये सी दे रखा है, उसमें 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, या 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, उसके बाद लगा हुआ है आपका सी, फिर इसी के साथ ओ और देन एच, यहाँ भी इस तरह का दे रखा है। फिर इसका कह रहा है कि जब ऑब्टेन बाई एयर ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन इज अप्लाइड फॉर लार्ज स्केल प्रिपरेशन के लिए क्यूमीन का एयर ऑक्सीडेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं होगा, इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, ये माइनस चार्ज OH माइनस लेके यहाँ से 4 हो जाएगा, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, इसके आ जाएगा प्लस चार्ज, ये यहाँ क्यूमेन से ये खींच लेगा, क्योंकि ये भी O जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये डल पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डल निगेटिव, ये डल निगेटिव हो गया। तो यहाँ से जब ये चला तो दिस विल बिकम्स द पॉजिटिव, और ये क्या आएगा कि OH माइनस यहाँ आके इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो यहाँ से बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा, दिस इज़ द फिनॉल, ये फिनॉल बन गया। उसके बाद यहाँ पर जो है CH3 ये जो निकला था ये माइनस चार्ज था, और ये क्या था O पे यहाँ प्लस चार्ज था, ये माइनस प्लस डबल बॉन्ड बना लेगा CH3, ये क्या बन जाएगा एसीटोन, ये एसीटोन बन गया और फिनॉल बन गया। फिनॉल और एसीटोन ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट है। फिर इसके बाद 16 क्वेश्चन में जो पूछा है, 16 पूछा है रिएक्शन ऑफ पैराक्लोरोमेथिल बेंजीन विद NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। अब इसमें आपका कुछ मतलब आपको करना ही नहीं, एक तरीके से कुछ नहीं करना। बेस की प्रेजेंस मैंने बताया था, बेस की प्रेजेंस जब भी होगी, क्या दिया है मैंने क्या बताया था कि बेस की प्रेजेंस जब भी हुई Na प्लस और NH2 माइनस, और NH2 माइनस इज़ अ बेस, NH2 माइनस इज़ अ, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपकी बेस की प्रेजेंस हो, यहाँ NH2 माइनस Na प्लस NH2 माइनस जो है वो क्या है, एक तरीके से बेस की तरह बिहेव करेगा 16th क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा, मैंने क्या बताया था बेस की प्रेजेंस में जब जो भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इसके बगल वाला है, ठीक, ये रिमूव होगा, ठीक। फिर क्या होगा, ये रिमूव होगा, तो यहाँ पे क्या देगा, ये माइनस चार्ज देके जाएगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, जैसे ही बेस की प्रेजेंस आई तो आपका सबसे पहले क्या होगा कि ये जो होगा यहाँ पर माइनस देके जाएगा, ये माइनस चार्ज हो गया है, ये माइनस चार्ज, और यहाँ से ये Cl है, तो इसके बाद ये क्या होगा, Cl माइनस अपना ये जो है लेके रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और दिस इज CH3। अब ये आ गया, ये आपका ये आ गया, ये रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर जो होगा, अब एडिशन ऑफ ये जो NH2 माइनस जो अभी तक बेस की तरह बिहेव कर रहा था, अब ये NH2 माइनस का इसमें एडिशन होगा। अब NH2 माइनस कहाँ ऐड हो सकता है, या तो ये यहाँ ऐड होगा, या तो यहाँ ऐड होगा, या तो ये प्लस की तरह बिहेव करेगा तो माइनस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, या तो आपका ये CH3, या तो NH2 यहाँ ऐड हो सकता है प्लस, या तो आपका CH3 NH2 यहाँ ऐड हो सकता है, या तो यहाँ ऐड होगा या तो यहाँ ऐड होगा। तो ये हो गया आपका मेटा प्रोडक्ट और ये हो गया आपका पैरा। इसका मतलब इसमें 16th में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कि 16th का आंसर आएगा कि पैरा और मेटा और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, पैरा और मेटा प्रोडक्ट बनेगा 17th। इसके बाद हम लोग आते हैं 17th में क्या पूछा था, 17th में आपको पूछ रहा है कि 17th में आपको पूछ रहा है बेस इंड्यूस्ड एलिमिनेशन ऑफ HCN फ्रॉम साइनोहाइड्रिन। अब देखो साइनोहाइड्रिन हमें पता है 12th ही में था साइनोहाइड्रिन, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ये होता है साइनोहाइड्रिन, दिस इज द साइनोहाइड्रिन, ये साइनोहाइड्रिन है। अब यहाँ कह रहा कि अगर क्या हुआ रिमूवल ऑफ HCN हमें करना है, तो रिमूवल ऑफ HCN अगर आपको करना है तो सबसे पहले क्या रिमूव होगा, यहाँ से H+ आयन रिमूव होगा तो ये माइनस आएगा, उसके बाद फिर जाके CN रिमूव होगा। सबसे पहले H+ आयन जो दे सकता है कंपाउंड वो देता है, तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज आया। निगेटिव चार्ज किस में आता है, मतलब कि निगेटिव चार्ज किस में आता है, निगेटिव चार्ज आपका किस में आता है, इवन CB रिएक्शंस में आता है, इवन CB रिएक्शंस में ही
एनायंस का फॉर्मेशन किस में होता है? इवन सी बी रिएक्शन में ही एनायन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इवन सी बी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। मतलब कि इसके बाद ये माइनस चला गया, फिर इसके बाद ये यहाँ से चला जाएगा, तो ये क्या होगा, वहाँ से H+ निकला है, यहाँ से Cn माइनस निकला है, तो HCN यहाँ से निकल जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसके बाद ये क्या बन जाएगा, मतलब बता दूँ कि कीटोन बनेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इवन सी बी रिएक्शन है, क्योंकि एनायंस का फॉर्मेशन सबसे पहले हो रहा। फिर उसके बाद 18th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 18th क्वेश्चन कहता है मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन से मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये भी सरल, जैसे मैंने बताया था वैसे ही आप करते जाओगे, तो ये क्वेश्चंस भी आपका हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, ये दिया NH2, फिर आपसे पूछा है कि जब इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराओगे 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक जब इससे कराओगे, तो आपका सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा आपका कि यहाँ से हम लोगों को क्या पता है कि ये जब भी इससे रिएक्शन कराते हैं, तो हमको लोगों को पता है कि H2O निकल जाता है, H2O निकल। लेकिन यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ ये आपका दिस, तो इस तरीके से यहाँ क्या होगा, ये N2, ये क्या रहेगा N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और सिंगल बॉन्ड ये क्या रहेगा OH, NOH रहेगा। लेकिन यहाँ पर 2 O हैं, अब 2 है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 2 3 देन 4 पे ये है, 4 पे ये है, ठीक। 4 पे क्या है, ये है। तो ये जो होगा आपका यहाँ पे आएगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से कर देगा, ये 6 मेंबर रिंग बना देगा, कितने पर है, 1 2 3 4 पे बोलेगा, तो यहाँ 1 2 3 4 पे क्या लग जाएगा, यहीं पे आके आपका OH लग जाएगा, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, NO2, यहाँ से क्या निकलेगा आपका NO2, यहाँ से निकल जाएगा, और आपका क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ये प्रोडक्ट जिसमें बना वही आपका आंसर है, आंसर नंबर ई ऑप्शन इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा। 18 हो गया, आपको 19 20 में बता चुका हूँ। देखिए 18 में कुछ नहीं था, आपका NaNO2 से आपको रिएक्शन करा देनी है, NaNO2 से रिएक्शन करा देनी है। तो NaNO2 से रिएक्शन में हम लोग जानते हैं क्या होता है कि ये यहाँ पर N डबल बॉन्ड O लग जाएगा, और OH लग जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये जो OH था यहाँ पे जो है, ये रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन जिसने पढ़ रखी है उसका भी ये हो जाएगा आराम से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।